हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो अगेन 1 मिनट में चालू करते हैं। सो मीन वाइल लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन एंड तब तक अगर कोई भी डाउट आपके रहेंगे देन जस्ट लेट मी नो दोज डाउट। ओके, यू कैन टाइप इट आउट। गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग टू ऑल। अगर कोई डाउट रहेगा तब तक टाइप कर लेना। आई स्टार्ट इन अ मिनट। ओके गाइस, या तो अब तक हमने देखा था अप टू द मौर्यन पीरियड जो है वहाँ तक की हिस्ट्री हैज़ बिन कवर्ड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बेसिकली पोस्ट मौर्यन। ओके, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड देखेंगे। विल स्टार्ट इन अ मिनट। ओके, अगेन कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो। एनी डाउट गाइस, कोई भी रहेगा डाउट तो तब तक मुझे बता देना। मीनवाइल पीपीटीज हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड टू दिस चैनल। पीपीटी एंड क्रक्स मटेरियल जो है हमने अभी ये बहुत बार हो चुका है। दिस इज़ द नॉर्म नाउ। इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द चैनल। ठीक है, तो यू कैन गेट द पीपीटी एज वेल एज दिस थिंग दैट इज़ द क्रक्स मटेरियल जो एनसीईआरटी का मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्रॉम दिस चैनल। तो चलो चालू करते हैं वन बाय वन नाउ। लेट्स गो टू द टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है नहीं, नो डाउट्स आर बीइंग टाइप्ड एज ऑफ नाउ, तो आई स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके गाइस, सो चैप्टर 16 सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। सो एक एक करके देखेंगे। सो पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है, ओके बेसिकली मौर्यंस तक का टॉपिक तो हो चुका है। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड, दिस पर्टिकुलर पीरियड जो है दैट इज रफली चालू होता है 200 BC से लेके ख़त्म होता है 300 AD। ओके, सो दिस इज द रफ पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन मतलब अब मौर्यन एम्पायर जो है वो इंडिया से ख़त्म हो चुका है। सो वाई दिस पर्टिकुलर एम्पायर फेल, इसके रीज़न एंड ऑल दैट एस्पेक्ट जो हम लोग पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। बट नाउ विल मूव ऑन टू द पोस्ट मौर्यन पीरियड। नाउ एज फार एज पोस्ट मौर्यन पीरियड इज कंसर्न, देन इंडिया जो है वो अगेन पॉलिटिकली फ्रैगमेंट हो चुका था। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन मतलब नाउ मल्टीपल न्यू डायनेस्टीज वर कमिंग इनटू द पिक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर एरिया था मगध का, वो कोर एरिया में नाउ वी कैन सी शुंगाज एंड कानवाज, ये जो दो रूल है ये पर्टिकुलर रूलर्स आ चुके थे। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। देर आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ से 4 ग्रेट इन्वेजन जो है वो इंडिया में चालू हो गए। तो एज फार एज इन्वेजन्स आर कंसर्न, देन हमने पहले भी देखा था कि देर वर 2 ग्रेट इन्वेजन्स इन इंडिया बिफोर मौर्यन। तो एक था Darius the Great का, that is Persian invasion, and second great invasion was of Alexander the Great। तो उसके बाद में मौर्यंस ने ये सारा एरिया कंसोलिडेट करके रखा था। बट इन पोस्ट मौर्यन पीरियड नाउ वी कैन क्लियरली सी इंडो ग्रीक, शकास, पहलवाज एंड कुशानाज, ये 4 ग्रेट इन्वेजन इंडिया में हुए। तो ये 4 ग्रेट इन्वेजन जो है दिस विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज ये इन्वेजन देखने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्थ में जब ये सारा इन्वेजन एंड नई नई पॉलिटीज़ जब डेवलप्ड हो रही थी, तो एज फार एज साउथ इंडिया इज कंसर्न, देन साउथ में उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो एज फार एज साउथ इंडिया इज कंसर्न, देन डेक्कन में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों को एक नया किंगडम दिखता है दैट इज सातवाहना किंगडम। एंड देयर आफ्टर फिर एकदम एंटायर साउथ में वी हैव गॉट छोलास, पांड्याज एंड चेरा। सो दिस इज द रफ टेरिटरी ऑफ छोला, पांड्या, चेरा, सातवाहना। सो इन बिटवीन 200 BC से लेके 300 AD हम लोगों को यही इवोल्यूशन पढ़ना है। तो हाउ शुंगाज एंड कानवास केम इनटू द पावर, व्हाट वाज देयर सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। देयर आफ्टर हाउ दिस इन्वेजन हैपन, मतलब इनके इंपॉर्टेंट पॉलिटी कौन सी थी, मतलब किंग कौन से थे, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। एंड देयर आफ्टर फिर अदर एस्पेक्ट, जैसे इन्होंने क्या क्या इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, कल्चर, आर्ट, रिलीजन इसमें इंडिया पे किया। एंड ऑन दी अदर एंड सातवाहनास। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो कंबाइन है इसको आप बोलोगे संगम पीरियड। तो संगम पीरियड ऑफ द साउथ इंडिया। तो संगम में ये 3 ग्रेट डायनेस्टीज आती है, तो उसके बारे में भी एज वी मूव अहेड वी विल स्टडी। तो दिस इज रफ रिलेटेड टू द पोस्ट मौर्यन पीरियड। नाउ वन बाय वन। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द इंडो ग्रीक। द फर्स्ट ग्रेट इन्वेजन ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड वाज ऑफ इंडो ग्रीक। नाउ एज फार एज इंडो ग्रीक आर कंसर्न, देन प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव में हार्डली 4 या 5 ही फैक्चुअल डाटा है जो आपको यूजुअली याद रखना पड़ेगा। तो इंडो ग्रीक जो है दे स्टार्टेड टू इन्वेड इंडिया अगेन इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन के मौर्यन के पहले वाले में अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैसिडोनियन था, ग्रीक था, ये हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ इंडो ग्रीक जो है वो अगेन इंडिया पे इन्वेजन करना चालू कर दिए इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। एंड देयर ग्रेटेस्ट किंग वाज मानेंदर। तो मानेंदर का जो है उसके 2 किस्से जो काफ़ी फेमस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को
इंडिया में सबसे पहला कॉइन जो हमें मिला है विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक किंग, वो हम लोगों को मिला है मानेंदर का। सो वी नाउ कंसिडर कि जो कॉइन के ऊपर किंग के इमेजेस आते हैं, ये किंग के इमेजेस कॉइन के ऊपर सबसे पहले छापने का काम किसने किया, सबसे पहले इम्प्रिंट करने का काम किसने किया, तो इंडो ग्रीक ने, बिकॉज ऑफ द मानेंदर्स कॉइन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट मानेंदर इज दैट उसका एक बुक दैट इज मिलिंद पन्हो। ना मिलिंद पन्हो किसने लिखा है हम लोगों को ये नहीं पता, बट इट इज बेसिकली अ स्टोरी ऑफ नागसेना एंड मिलिंद। तो मिलिंद और मानेंदर जो है इंडो ग्रीक किंग है, एंड दिस पर्टिकुलर किंग इज आस्किंग क्वेश्चन टू नागसेना। नागसेना वाज अ कंटेम्पररी बुद्धिस्ट मॉन्क। नागसेना ने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, मिलिंद या फिर मानेंदर जो है ही गॉट इम्प्रेस्ड विद द आंसर एंड ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू द बुद्धिज्म। दिस पर्टिकुलर सागा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज कि एंशिएंट टाइम पे ये जब इन्वेजन हुआ था तो ये लोग सिर्फ इंडिया में आए ही नहीं, तो ये इंडिया के कल्चर का एंड इंडिया के रिलीजन का एक पार्ट बन के इंडिया में रह गए। तो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंडो ग्रीक्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। नाउ दे वर द फर्स्ट वन। फिर मानेंदर, उसका जो रफ पीरियड है 165 टू 45 BC, देयर का हिज कैपिटल वाज सकला। देयर आफ्टर मिलिंद पन्हो जो है वो उसका बुक है, एंड देयर आफ्टर उसके खारोष्टी के इंस्क्रिप्शन हम लोगों को नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इंडिया के मिले हैं। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इन्वेजन, और यू कैन क्लियरली सजेस्ट द फर्स्ट इन्वेजन थे उसका जो पहला ग्रेट किंग था दैट इज मानेंदर। नाउ जो इंडो ग्रीक रूल है, इंडो ग्रीक रूल के बारे में और एज सच हम लोगों को नहीं पढ़ना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंडो ग्रीक रूल वी कैन क्लियरली सी इंडो ग्रीक को हराने का काम किया था लोकल लेवल पे क्षत्राप। क्षत्राप या फिर सत्रापी सिस्टम हमेशा शका से यूजुअली कनेक्ट की जाती है, इसका रीज़न हम थोड़े टाइम में देखेंगे। बट अल्टीमेटली बहुत सारे लोकल लेवल पे इन लोगों को डिफीट मिले, पार्थियंस के हाथ में, शकास के हाथ में, एंड दे लॉस्ट द रूल। बट इनका सिर्फ ये एक ग्रेट किंग है, इसी के बारे में आपको जीएस पर्पस के लिए याद रखना है, एंड उसका बुक एंड अल्टीमेटली द कॉइनेज। तो दिस इज बेसिकली द कॉइन ऑफ द मिलिंद। तो मिलिंद का कॉइन है, उसमें यू कैन क्लियरली सी उसका कॉइन है, एंड मानेंदर यहाँ पे नीचे जो है उसका नाम भी लिखा हुआ है। सो इफ़ यू हैव द स्लाइड, मैंने अभी अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो स्लाइड है उसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है मैंने बिगिनिंग में ही दे दी थी लेक्चर में। तो यू कैन क्लियरली सी उसका इमेज एंड देयर आफ्टर नेम। सो दिस पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है, दिस इज द प्रैक्टिस दैट वाज स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक्स इनटू इंडिया। तो कॉइन्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक किंग, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर किंग का इमेज है एंड किंग का नाम है। तो दोनों ये चीज़ें जो है ऐसे वाले कॉइन अब इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव गॉट, एंड हेंस फोर्थ इसके बाद में हम लोगों को ऐसे वाले कॉइन बहुत मिले हैं। इसके पहले में पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स थे जिसका इमेज भी मैंने आपको दिखाया था, बट हम लोगों को ये नहीं पता चलता था कि ये किसके कॉइन है, इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है। बट नाउ किंग के इमेजेस हैं, किंग का नाम है, तो मतलब स्टेट ने जो है कॉइन सिस्टम या फिर कॉइनेज जो है खुद इशू करना चालू लार्ज स्केल पे कर दिया होगा। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द कॉइन। तो इशू ऑफ द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इनको एट्रीब्यूट होता है इंडो ग्रीक को। देयर आफ्टर ऐसे कॉइन जिसमें बेसिकली उनके इमेजेस एंड उनका नाम है, ये भी इंडो ग्रीक को ही एट्रीब्यूट होता है। एंड इनके जो कॉइन्स हम लोगों को बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में भी मिले हैं। ना ये लैंग्वेज वाला पंगा बाय एंड लार्ज जो है आपके अभी समझ में आ गया होगा, स्पेसिफिकली आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दी अशोकास धम्मा पॉलिसी। उसमें हमने देखा था कि भाई अशोका ने डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किए थे, डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ की थी। तो इट क्लियरली शोज़ कि अगर आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो मतलब वो स्पेसिफिक एरिया आपके हाथ में है। तो वैसे ही अगर मानेंदर जो ग्रीक है, इन दैट कैपेसिटी उसकी ग्रीक लैंग्वेज एंड ग्रीक स्क्रिप्ट है, तो अगर वो अपने जो मैसेजेस है लोगों में या फिर अपने जो बड़े बड़े जो कॉइन्स है उसके ऊपर अगर वो खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसका मतलब उसके पास इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का कोई ना कोई तो पार्ट उसके पास रहा होगा। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक के बारे में अगेन तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इन्वेडर इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, thereafter मिलिंद पन्हो, and thereafter the coins that can be attributed to a specific king and gold coin। ये दोनों चीज़ें कॉइनेज में किसने इंट्रोड्यूस की, तो इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस कर दी थी। thereafter we are having शकास। the next great invasion on India is basically of the शकास। शकास को बेसिकली स्काइथियन बोला जाता है। तो बाहर मतलब फॉर दी सेंट्रल एशियन पीपल दे आर नोन एज अ स्काइथियन, बट इंडिया में इनको शका बोला गया है। पतंजलि, इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, बट पतंजलि हैड रिटन अ बुक कॉल्ड एज महाभाष्य। तो ये महाभाष्य में ही ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट शका एंड पल्लवा, शका पल्लवा।
तो ये जो शकाल जो है दे आर बेसिकली आइडेंटिफाइड विद द स्काइथियन। तो स्काइथियंस को इंडिया में बेसिकली शकाज बोला जाता है। नाउ एज फार एज शकाज आर कंसर्न देन दिस पीपल अराइव्ड इनटू इंडिया वाया बोलन पास, एंड बोलन पास में आने के बाद उन्होंने पहले पाकिस्तान वाले एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान वाला एरिया, शकाज इन इंडिया वेर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट ब्रांचेस। तो 5 डिफरेंट ब्रांचेस क्लियरली शो किए इनकी एक बड़ी फैमिली है, उसके 5 डिफरेंट टुकड़े हो चुके थे, एंड देयर आफ्टर दैट फैमिली जो है डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया के ऊपर राज करती थी। तो वन ऑफ द फैमिली जो है अफगानिस्तान के अराउंड कैप्चर करके रखा था, वहाँ पे राज करती थी। अनदर फैमिली यूज्ड टू रूल तक्षशिला वाला एरिया पंजाब, अनदर फैमिली यूज्ड टू रूल मथुरा वाला एरिया, एंड देयर आफ्टर अनदर फैमिली यूज्ड टू रूल वेस्टर्न इंडिया, एंड वन मोर फैमिली वाज देयर व्हिच यूज्ड टू रूल अपर डेक्कन वाला एरिया। तो दिस इज समथिंग जो 5 फैमिलीज ऑफ द शकाज है उनके बारे में हमें पता है। एंड अमॉन्ग द इन्वेडर ये जो है ये लॉन्गेस्ट रनिंग थे इंडिया में। लॉन्गेस्ट इसीलिए बिकॉज समवेयर अराउंड 200 BC ऑनवर्ड ये लोगों ने इंडिया में आना चालू कर दिया था, एंड इंडिया में इनके रेफरेंस हम लोगों को मिलते हैं टिल 400 AD। मतलब रफली 600 साल के लिए ये लोग इंडिया के कोई ना कोई तो पार्ट के ऊपर राज कर रहे थे। एंड देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सत्रापी सिस्टम। तो सत्रापी इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग ओके। देयर आफ्टर विक्रम संवत की आपने बात सुनी होगी, तो राजा विक्रमादित्य इज देयर। तो ये जो विक्रमादित्य जो है ही इज क्वाइट अ मिथिकल फिगर इन इंडिया। तो ऐसा माना जाता है कि 57 BC के अराउंड, 57 BC के अराउंड ये विक्रमादित्य जो है वो मथुरा के अराउंड का एरिया का राजा रहा होगा। उसने शकास को हराया, एंड फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड उसने कैलेंडर भी चालू किया विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कैलेंडर इज ऑल्सो क्वाइट फेमस। एंड फिर ये कैलेंडर उसने जब से चालू किया, यूज़ किया, तो उसके बाद विक्रम बिकम क्वाइट गुड टाइटल। तो थ्रू आउट एंशियंट एंड मीडिएवल इंडिया में हम लोगों को 14 किंग ऐसे मिले हैं जिन्होंने विक्रमादित्य टाइटल जो है वो एज्यूम करके रखा था। तो ऑब्वियसली पहले वाला ग्रेट किंग अगर आपका जाएगा तो उसका जो नाम है वो काफ़ी फेमस बन जाता है, राइट। तो वो जो नाम है लेटर ऑन जो किंग है वो एज अ टाइटल यूज़ करना चालू कर देते थे। तो दैट्स हम लोगों ने देखा है ओके पहले वाले लेक्चर्स में भी कि गुप्ताज में हम लोगों को चंद्रगुप्ता 1 चंद्रगुप्ता 2 मिला है, राइट। तो ऐसे वाले जो इंस्टेंस है वो काफ़ी ऑर्डिनरी है। पहले वाले जो ग्रेट किंग है उन्हीं के नाम का टाइटल बना के बाकी बाद में यूज़ लोग करते थे। तो विक्रम संवत जो है वो भी एसोसिएट होता है शकास से इसके वजह से, बिकॉज शकास का एक जो किंग है उसको हराने का जो काम है वो बेसिकली विक्रमादित्य राजा ने किया था। एंड देयर आफ्टर देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज शका रुद्रदमन। तो शका रुद्रदमन जो है उसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने पहले भी देखा है ना। एज फार एज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज कंसर्न, देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमने देखा भी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखे थे कि इसके ऊपर टोटल 4 लाइन हम लोगों को मिली है। ये चारों की चारों जो लाइन है वो संस्कृत में है, ओके। एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में लिखा गया है। तो इसका अगर आप पीरियड देखोगे कि इट वाज रिटन समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर आपने इसका पीरियड देख लिया देन पीरियड में भी आपको क्लियरली दिखेगा कि 1st या 2nd सेंचुरी AD तक इंडिया में प्रकृत ही चल रहा था। इंडो ग्रीक ने भी अपनी जो स्क्रिप्ट दी थी वो प्रकृत लैंग्वेज में दी थी, खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ करके दी थी। बट बाय द टाइम ऑफ द 1st सेंचुरी AD अभी हम लोगों को एविडेंसेस मिलने लग गए कि संस्कृत जो है बाय एंड लार्ज लोगों को पता थी, लोग पढ़ सकते थे। एंड दैट्स हम लोगों को जो मेजर इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो अब संस्कृत में मिले हैं। तो अशोका के मेजर इंस्क्रिप्शन हमने देखे थे, मेजर इसीलिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे हम लोगों को मिले हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आती जाती रहती थी, तो लोग उसको पढ़ते थे। तो वैसे ही शका का जो रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो भी एक मेजर इंस्क्रिप्शन कंसिडर किया जाता है। एंड जब मेजर इंस्क्रिप्शन इसको जब आप कंसिडर करोगे तो मेजर इंस्क्रिप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द लैंग्वेज। तो अभी अगर मेजर इंस्क्रिप्शन आपको संस्कृत में मिले हैं मतलब प्रकृत जो है अब उसको रिप्लेस करने का काम संस्कृत कर चुका था, एंड अब मेजर इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में मिलने हम लोगों को चालू हुए थे। तो रुद्रदमन ने सबसे पहले लाइन में लिख के रखा था कि भाई यहाँ पे आजू बाजू में एक सुदर्शन लेक है, और ये जो सुदर्शन लेक है ये बनाने का काम जो किया था वो ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ था। लेटर ऑन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका ये वाला जो लेक है उसमें से कंड्यूट्स निकाले गए थे। कंड्यूट का मतलब होता है कनाल। तो लेक है, लेक में से आपने कंड्यूट मतलब कनाल निकाल दिए थे सो दैट इरिगेशन के लिए हेल्प हो। देयर आफ्टर रुद्रदमन इज मेंशनिंग कि भाई इस पर्टिकुलर लेक को अब मैं रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये जो 3 लाइन है वो एट्रीब्यूट होते हैं रुद्रदमन द
फर्स्ट को। एंड ये जो फोर्थ लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो फोर्थ लाइन है वो है स्कंदगुप्ता की। तो स्कंदगुप्ता के टाइम का इंस्क्रिप्शन हम लोगों को यहाँ पे मिला है। तो स्कंदगुप्ता इज अगेन क्लेमिंग कि भाई ये वाला जो लेख है अब ये खराब हो चुका है, इसको मैं वापस से रिपेयर करने का काम कर रहा हूँ। तो रुद्रदमन का पीरियड था 130 से लेके 150। स्कंदगुप्ता का जो पीरियड है वो 455 से लेके 467 एडी के बीच में आता है। तो यू कैन क्लियरली सी ये जो सुदर्शन लेख है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड ऑनवर्ड ही ये काम हमें चलता हुआ मिला है। एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। दिस इंस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्रोनोलॉजी मिलती है किंग की। आपको और मुझे तो ये क्रोनोलॉजी पता है, बट ये पता क्यों है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, बिकॉज यहाँ पे हमें 4 राजा के नाम मिले हैं, दैट टू इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो संस्कृत लैंग्वेज का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था कि अब सोसाइटी में बाय एंड लार्ज प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज रिप्लेस हो रही थी एंड संस्कृत वाज बिकमिंग द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मतलब लोगों को अब ये संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना आ रहा था। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द शकास बेसिक। देयर आफ्टर इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न देन इंडो ग्रीक जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बिकॉज इंडो ग्रीक्स ने एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस इंडिया में चालू की थी, उसको आप बोलोगे स्ट्रेटेगोस। तो ये जो स्ट्रेटेगोस प्रैक्टिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पहले जाते हैं मौर्यन पीरियड पे। तो मौर्यन पीरियड पे हमने देखा था कि मौर्यन के जो प्रोविंसेस हैं ये प्रोविंसेस को बेसिकली चक्र बुलाया करते थे, राइट। मौर्यंस प्रोविंसेस वर कॉल्ड एज अ चक्र। एंड ये प्रोविंस का जो हेड होता था उसका नाम होता था कुमारामत्य। कुमारामत्य का मतलब भी हमने देखा था कि कुमारामत्य मतलब रॉयल प्रिंस। तो आपका प्रोविंशियल हेड जो है वो हमेशा रॉयल प्रिंस ही होना चाहिए या फिर रॉयल ब्लड होना चाहिए। तो थियरी ऑफ ब्लड जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी चल रही थी, ऐसा हम लोगों को दिखाई दिया है। बट जब फर्स्ट इन्वेजन इंडिया पे हुआ इंडो ग्रीक का, तो इंडो ग्रीक ने स्ट्रेटेगोस लेके आया। तो स्ट्रेटेगोस का क्या मतलब था? तो आपका जो प्रोविंस होगा वो प्रोविंस का जो हेड होगा वो हेड होगा एक मिलिट्री कमांडर। तो एक मिलिट्री कमांडर है या फिर मिलिट्री लीडर जो है वो बनेगा आपके प्रोविंस का हेड। एंड इस पर्टिकुलर हेड को आप बोलोगे स्ट्रेटेगोस। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस थी बिकॉज लेटर ऑन हम लोगों को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि ये वाली जो प्रैक्टिस है इंडिया में हर एक रूलर ने अडॉप्ट करना चालू कर दी। बट द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वॉज दैट कि जब तक किंग स्ट्रांग है तब तक वो मिलिट्री कमांडर वो पर्टिकुलर प्रोविंस के ऊपर अच्छे से रूल करेगा। हाउएवर जैसे ही किंग वीक हो गया तो जो मिलिट्री कमांडर है वो खुद अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर देता था, अपना एक खुद का अलग किंगडम जो है वो कार्व आउट कर लेता था। एंड दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है इसको आप बोलोगे फ्यूडलिज्म। तो ये जो फ्यूडल के जो अर्लीस्ट वर्जन जो है सातवाहनास एंड इंडो ग्रीक्स के टाइम पे हम लोगों को मिलने चालू हो गए हैं। बट ऑब्वियसली मिलिट्री गवर्नशिप जो है उसने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। लोकल लेवल पे मिलिट्री कमांडर के हाथ में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन दोगे तो उसके पास एक आर्मी आपको रखनी पड़ेगी, उसके पास आपको एक रेवेन्यू सोर्स भी उसको देना पड़ेगा। जिसके वजह से हुआ क्या, जैसे ही राजा मर जाता था नया राजा आता था। अगर नया राजा स्ट्रांग है तो बात अलग है, बट अगर नया राजा वीक है तो ये जो लोकल मिलिट्री कमांडर है स्ट्रेटेगोस है जो प्रोविंशियल हेड अप बन के बैठा है वो अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर देता था। तो जो प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेटेगोस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोमोटेड मेरिटोक्रेसी। मिलिट्री कमांडर जो है उसने ऑब्वियसली पहले ही अपना मेटल जो है वो राजा को दिखाया है, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी राजा को दिखाई है। ऑन दी अदर एंड ये वाला सिस्टम थोड़ा क्रूड है बिकॉज कुमारामत्य मतलब रॉयल प्रिंस। अब वो कैसा निकले इसका कोई किसी को आइडिया नहीं है एंड उसको एज अ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए प्रोविंस का हेड बनाया जा रहा है। बट दिस पर्टिकुलर सिस्टम वाज इफेक्टिव बिकॉज मिलिट्री कमांडर्स ने पहले ही अपना जो सारा का सारा जो ये है जो वर्थ है वो पहले ही प्रूव करके रखा है। तो ये सेम वाली सिस्टम जो है हम लोगों को अगेन दिखती है शकाज में, जो सेकेंड इन्वेजन है इंडिया में उसमें। बट ये शकाज में स्ट्रेटेगोस को सत्राप बोला जाता था। तो सत्राप या फिर स्ट्रेटेगोस इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको बस यहाँ पे नाम का डिफरेंस मिलेगा। तो सत्राप जो है वो शकाज के प्रोविंस हुआ करते थे।
तो शकाज के प्रोविंस को भी आप सत्राप बोलोगे और इसका जो हेड होता था उसको भी आप सत्राप ही बोलोगे। ओके, और ये जो सत्रापी सिस्टम उसका मेन इसेंशियल एलिमेंट वही था कि इनके भी जो सत्राप होते थे वो मिलिट्री कमांडर ही होते थे। तो मिलिट्री कमांडर को शकाज ने भी सत्राप बनाया था और ये मिलिट्री कमांडर को शकाज ने है उन्होंने प्रोविंशियल हेड बनाया था, उसका आप सत्राप बोलोगे। और शकाज के पहले जो इंडो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स ने भी मिलिट्री कमांडर को प्रोविंशियल हेड बना के रखा था जिसको आप स्ट्रेटेगोस बोलोगे। तो प्रोविंशियल हेड वाला जो पंगा है दैट इज मिलिट्री गवर्नशिप वाला पंगा वो हम लोगों को यहाँ पे भी मिलता है, बट शकाज में हम लोगों को एक हायरार्की मिलती है। तो हायरार्की मतलब छोटे मोटे प्रोविंशियल हेड है उनको क्षत्राप बोला जाता था एंड जो बड़े प्रोविंशियल हेड थे उनको महाक्षत्राप बोला जाता था। तो क्षत्राप के ऊपर महाक्षत्राप एंड महाक्षत्राप के ऊपर फिर किंग। एंड फिर हम लोगों को यहाँ पे ही ये पर्टिकुलर एविडेंसेस दिखते हैं जब मैं 5 फैमिलीज ऑफ शकाज की बात कर रहा हूँ। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बड़ा कोई तो एक फैमिली का हेड राजा रहा होगा, जैसे ही वो राजा मरा तो ये जो 5 इनके जो प्रोविंसेस हुआ करते होंगे एक ज़माने में, दे बेसिकली प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस एंड देयर आफ्टर ये 5 फैमिलीज इंडिया में बेसिकली अलग अलग पीरियड में रूल करने लग गई। तो ये 5 फैमिलीज जो हमने पहली बात कर ली थी, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, डेक्कन एंड देयर आफ्टर वेस्टर्न इंडिया। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द स्ट्रेटेगोस एंड स्ट्रेटेगोस के बाद हम लोगों को जो सिस्टम मिली है दैट इज बेसिकली सत्रापी सिस्टम। देयर आफ्टर पहलवाज इंडिया में है, बट इंडिया में पहलवाज का रूल जो है एज सच कुछ ज़्यादा नहीं था। दिस वेर बेसिकली पर्शियन डायनेस्टी। तो पर्शियन थे इसके लिए इनको पार्थियन भी बोला जाता था, इनका जो एक्चुअल नाम है वो पार्थियन है, बट इनको अगेन पहलवाज बोलने का काम जो है वो किसने किया, तो पतंजलि ने किया था। तो ये जो पार्थियन है वो बेसिकली पर्शियन डायनेस्टी है, इनका सेंटर ऑफ पावर पर्शिया था, बट अगेन इन्होंने गांधारा अपने एरिया में या फिर अपने एरिया के अंदर लेके रखा था एंड दैट्स वाई इसको हम लोग इंडिया में इन्वेजन भी मानते हैं। तो गांधारा वाला एरिया इनके अंदर था, इसके लिए इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बट इनका एक ही ग्रेट किंग था गोंडोफरेस, और गोंडोफरेस इसके लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज जीसस क्राइस्ट व्हेन ही डाइड तो उनके 12 अपोस्टल थे, मतलब 12 इंपॉर्टेंट डिसाइपल शिष्य थे जो पूरे दुनिया भर में फैल के क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने का काम कर रहे थे। तो उसमें से एक अपोस्टल जो है सेंट थॉमस, उन्होंने गोंडोफरेस के कोर्ट में विजिट किया था एंड देयर आफ्टर ऐसा भी माना जाता है कि फिर अल्टीमेटली दे केम टू इंडिया ऑल्सो। तो सेंट थॉमस की वजह से दिस पर्टिकुलर किंग जो है दैट इज गोंडोफरेस इज इम्पॉर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच पार्थियंस के बारे में हम लोगों को कोई एज सच आइडिया नहीं है। तो पार्थियंस में एक जो फैक्चुअल डाटा चाहिए सिर्फ उतना ही याद रखो, गोंडोफरेस, और ये जो गोंडोफरेस का जो टाइम पीरियड है वो भी बेसिकली 20 एडी से लेके समवेयर अराउंड 50 एडी इसी के बीच में है। तो दिस इज समवेयर वी कैन कंसिडर एज अ गोंडोफरेस का टाइम पीरियड। एंड ये जो सेंट थॉमस अपोस्टल है इसमें भी याद रखना है कि 0 इज कंसिडर एज अ बर्थ ईयर ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड इट इज कंसिडर कि समवेयर अराउंड 32 to 38 एडी के अराउंड जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। ठीक है, तो मतलब ये वाले जो पीरियड है ये मिलते जुलते पीरियड है। गोंडोफरेस डाइड समवेयर अराउंड 50 एडी, तो 38 एडी के अराउंड व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, सो एट दैट टाइम थॉमस अपोस्टल फिर इनके रेन में आए थे। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द यू कैन कंसिडर ओके एक मिनट सॉरी पहलवास के बाद वी हैव द कुशानाज। तो कुशानाज जो है इनका रूल भी इंडिया में था। अगेन कुशानाज जो है वो सेंट्रल एशियन और चाइनीज ट्राइब थी, यू कैन कंसिडर। इनका जो एक्चुअल नाम था वो था येउची। तो येउचीज वेर देयर एक्चुअल नेम। ओके, इनको तोचारियन भी बोला जाता है, येउचीज या फिर तोचारियंस। तो दिस वॉज बेसिकली द सेंट्रल एशियन ट्राइब। अब आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा कि ये ग्रेट इन्वेजन इंडिया में हुए क्यों। ये ग्रेट इन्वेजन जो वो इंडिया में इसके वजह से हुए बिकॉज कांग डायनेस्टी जो है चाइना की, उन्होंने सेंट्रल चाइना में बीजिंग के बाहर एक चाइनीज़ वॉल बनाना चालू कर दिया था। तो फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी बीसी के अराउंड चाइनीज़ वॉल जैसे उन्होंने वहाँ पे बना दी, दे गॉट अ डिफेंसिव प्रोटेक्शन एंड फिर वो लोग जो है वहाँ से उठ के मंगोलिया के अराउंड जो कुशानाज का एरिया था उसके ऊपर अटैक करते थे। तो कुशानाज के लिए प्रॉब्लम हो गया बिकॉज नाउ वो चाइना पे अटैक नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो कुशानाज ने क्या किया,
अपना जो बाजू वाला एरिया है टूवर्ड्स एशिया, वहाँ पे अटैक करना चालू किया। वहाँ पे रहते थे शकास, तो शकास को भी सेम प्रॉब्लम होगी कि चाइना की तरफ जा नहीं सकते, तो वो कहाँ पे आ गए, वो फर्दर सेंट्रल एशिया की तरफ आ गए। तो तब सेंट्रल एशिया में कौन था, तो सेंट्रल एशिया में तब थे इंडो ग्रीक, और जैसे ही शकास का इन्वेजन इंडो ग्रीक पे चालू हो गया तो इंडो ग्रीक इंडिया में आना चालू हो गए। एंड दैट इज़ वाई द मेन इन्वेजन साइकिल। और ये आप देखोगे तो ऐसे ही चलते आ रहा है। चाइना है, चाइना के बाजू में कुषाण का एरिया है, कुषाण के बाजू में शका का एरिया है, शका के बाजू में इंडो ग्रीक का एरिया है, इंडो ग्रीक मतलब अफगानिस्तान, उनके नीचे इंडिया है। तो जैसे ही चाइनीज़ डायनेस्टी ने कुषाणा के ऊपर अटैक करना चालू किया, कुषाणाज ने शका पे अटैक किया, शकाज ने इंडो ग्रीक के अटैक किया, इंडो ग्रीक इंडिया में आना चालू हो गए। तो दिस इज रफ, ओके। ऑप्शनल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दी यू कैन से दैट यूपीएससी। तो इसमें सिर्फ ऐसा ही याद रखना कि ये जो चाइनीज़ ट्राइब है उनको इंडिया में आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बिकॉज ऑब्वियसली इन लोगों के पास मंगोलिया वाला एरिया था, मंगोलिया से लेके एशिया के बीच वाला एरिया, एंड चाइना से प्रेशर आ रहा था। तो चाइना से प्रेशर क्यों आ रहा था, बिकॉज ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये लोग अटैक ही नहीं कर पा रहे थे, एंड वहाँ से कंटिन्यूस पेट ऑफ अटैक जो हो रहा था। तो अल्टीमेटली दे हैड टू गो अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, एंड फिर ये लोगों ने इंडिया में आना या फिर इंडिया की तरफ आना बेहतर समझा। सेकेंड important aspect over here is the Afghanistan. India was not important for these people, and at that time India was indeed not at all important. The important was Afghanistan. Afghanistan important क्यों था, because अफगानिस्तान से आपका जो एंशियंट सिल्क ट्रेड है वो फ्लो हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्लियरली कंसिडर कि जितनी भी ट्राइब थी इन्होंने हमेशा से अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाला जो एरिया वहीं पे अपना जो एमरजेंस है या फिर अपना पावर है वो बनाए रखने का ट्राई किया था। तो वी हैव सीन इंडो ग्रीक ऑल्सो, thereafter we have seen Shakas also, and thereafter we have seen even ये जो है पहलवाज also। ये लोग कभी भी पाटलिपुत्र में इंटरेस्ट नहीं थे या फिर गंगेटिक वैली में आने के लिए इंटरेस्टेड थे ही नहीं। अगर आना चाहते थे वो डेफिनेटली आते, बट दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द सेंट्रल एशियन ट्रेड, एंड सेंट्रल एशियन ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका तक्षशिला से लेके मथुरा वाला एरिया। तो मथुरा एंड thereafter तक्षशिला ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मथुरा जो है बाय दिस स्पेसिफिक टाइम उत्तर पद एंड दक्षिण पद को ज्वाइन करने वाली सिटी थी। मथुरा से माल तक्षशिला में जाता था, एंड तक्षशिला से फिर एंशियंट सिल्क रूट है उसको कनेक्शन मिलता था इन अफगानिस्तान। तो ये वाला जो एरिया है इसको कैप्चर करने के लिए ये सारे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, एंड ये लोग एज सच कभी मथुरा के साइड में आए भी नहीं। अल्टीमेटली ये फाइटिंग में सबसे अपर हैंड किसको मिला, तो जिसने ये एक्चुअली पूरा का पूरा साइकिल चालू किया था उनको, दैट इज कुशानाज को। कुशानाज ने शकाज ने फिर इंडो ग्रीक के ऊपर प्रेशर डालना जब चालू किया, अल्टीमेटली कुशानाज जो है खुद अफगानिस्तान तक आ गए, अफगानिस्तान को उन्होंने कैप्चर कर लिया, एंड लेटर ऑन दे रियलाइज कि इंडिया से भी एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड आता है, तो इंडिया के ऊपर भी कोई ना कोई तो एरिया हमें चाहिए। सो अल्टीमेटली दिस पीपल ओके दे स्टार्टेड टू गेन द एरिया, एंड फिर ये लोगों का जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है, जो बाउंड्री है इनकी, वो मथुरा में आके खत्म हो जाती थी। बिकॉज जैसे ही आपके हाथ में मथुरा आ गया, उत्तर पद एंड दक्षिण पद ये दोनों आपके हाथ में आ गया, तो आप इंडिया का सारा ट्रेड आराम से कंट्रोल कर पाते थे। फिर मथुरा से लेकर अफगानिस्तान तक का सारा एरिया कैप्चर करने का काम इन लोगों ने किया। सो अल्टीमेटली येउची ट्राइब है, ओके पहले तो इनका जो कांग डायनेस्टी, जिसको झांगू मतलब ये बेसिकली कांग डायनेस्टी ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, उनके वजह से ये लोग इंडिया के ऊपर अटैक करना चालू कर दिए, एंड ग्रेजुअली उन्होंने गांधारा मतलब बेसिकली अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश कर दिया। एंड देयर आफ्टर फिर इंडिया में इनके 3 इंपॉर्टेंट किंग थे। सबसे पहले कजुला काडफिसे। नाउ एज फार एज यूपीएससी जीएस इज कंसर्न, देन कजुला काडफिसे में आपको कॉपर कॉइन ही सिर्फ याद रखना है कि उसने जो 5 ट्राइब थे ओके कुशानास के, उसको एक साथ किया, एंड देयर आफ्टर ही कैप्चर्ड एरिया अराउंड गांधारा, एंड इंडिया में आने के बाद उसने अपने कॉपर कॉइन इशू करना चालू कर दिए थे। उसका जो सक्सेसर था दैट इज वीमा काडफिसे, अगेन दिस फेलो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसने गांधार वाला मतलब साउथर्न अफगानिस्तान वाला जो एरिया वो कैप्चर कर लिया था, एंड देयर आफ्टर ही इशूड हिज गोल्ड कॉइन। तो नाउ अगेन यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर किंग के इमेजेस, एंड उनके जो नाम है वो हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। सो इट अगेन क्लियरली शोज कि लोकल लेवल पे कुशान का जो साम्राज्य है वो अब बनता जा रहा था। एंड ये जो हाउस ऑफ काडफिसे, तो काडफिसे इज बेसिकली इनकी एक डायनेस्टी है या फिर एक हाउस है, ऐसे टोटल 5 हाउसेस थे इनके पास। तो काडफिसेस के बाद कनिष्क हाउस आया, तो कनिष्क का जो फाउंडर है उसका नाम ही कनिष्क है।
तो कनिष्क के बारे में हमने 2-3 चीज़ें पहले भी पढ़ी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाईएस्ट टेरिटोरियल जेनिथ है कुशानास की, वो कनिष्क के टाइम पे आई थी, बिकॉज इसके पास रफली पेशावर से लेके मथुरा तक का सारा एरिया जो तो था। तो पेशावर एंड मथुरा का जो सिग्निफिकेंस है मैंने अभी आपको बता दिया था, बिकॉज ये वाला एरिया अगर आप कंट्रोल करोगे तो रफली आप क्या कंट्रोल करोगे, तो उत्तर पथ एज वेल एज दक्षिण पथ दोनों कंट्रोल करोगे। एंड उत्तर पथ दक्षिण पथ अगर आपके हाथ में रहेगा देन आपको इंडिया कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज अबाउट द रिसोर्स और मनी स्ट्रगल। तो दैट वाज देयर प्राइमरी एस्पेक्ट। पहले के 2 राजा भी ये कंट्रोल करना चाहते थे, कर नहीं पाए, बट बाय द टाइम ऑफ द कनिष्क नाउ वी कैन क्लियरली सी मथुरा तक का इसका जो एरिया वो आ चुका था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इलेबोरेटली हमने डिस्कस कर लिया, महायान हीनयाना बुद्धिज्म भी इलेबोरेटली डिस्कस कर लिया है इन चैप्टर नंबर 11, जब हम लोगों ने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का इवोल्यूशन देखा था। देयर आफ्टर फिर गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी इसने पैट्रोनाइज किया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा कि ये गांधारा एंड मथुरा स्कूल होता क्या है। एंड देयर आफ्टर फिर अदर इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द हाउस ऑफ कनिष्क, जिसमें हुविष्का का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हुविष्का जो है who is basically considered the third king of the कनिष्क फैमिली, तो इसने ये जो गांधारा से लेके मथुरा तक का जो एरिया है उसका कुछ पार्ट लॉस कर गए थे कनिष्क एंड कुशाना फैमिलीज, तो वो वापस से गेन करने का काम किया था। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली सस्सनीड पावर जो है वो ईरान में आ चुकी थी बाय द टाइम ऑफ द 2nd सेंचुरी बीसी। तो बाय द टाइम ऑफ द 2nd सेंचुरी एडी। तो ये जो पूरा का पूरा हाउस ऑफ कनिष्क और इनका जो ट्राइब है दैट इज कुशान, इनको हराने का काम अल्टीमेटली सस्सनीड पावर ने किया था। तो इंडिया में एज सच दे वर नेवर इंटरेस्टेड, इनका कैपिटल भी अफगानिस्तान में ही था, बट इंडिया में इनके 2 जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे बस वही आपको याद रखना है, पुरुषपुरा दैट इज पेशावर एंड देयर आफ्टर फिर मथुरा। देयर आफ्टर इनके पास भी क्षत्राप एंड महाक्षत्राप थे, मतलब इंडिया में आने के बाद इन्होंने भी सत्रापी सिस्टम जो है शकास की वो अडॉप्ट करना चालू कर दी थी। हम लोगों को इनके पास भी डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप के एविडेंसेस मिले हैं। तो कनिष्क हिमसेल्फ यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज देवपुत्र, एंड ये वाला जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी समझाया था, दैट इज डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप? तो राजा जो है ही हैज इक्विवेलेंट स्टेटस टू दैट ऑफ द गॉड, और ये वाला कंसेप्ट इंडिया में वैदिक पीरियड से ही चलता आ रहा है, बट अशोका ने इसको स्ट्रेंथन किया। अशोका का जो टाइटल था दैट इज देवम्पिया, राइट, दैट इज बिलोड ऑफ गॉड। तो वैसे ही कुछ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब नाउ द किंग्स है वो क्लियरली प्रोक्लेम कर रहे हैं देवपुत्र, मतलब मैं भगवान का प्रिय नहीं हूँ, मैं भगवान का बेटा ही हूँ, एंड अगर मैं भगवान का बेटा हूँ देन आई एम द गॉड इटसेल्फ। और हम लोगों को ये भी एविडेंसेस मिले कि कनिष्क एंड देयर आफ्टर कुशाना के जो किंग है इनके इमेज की पूजा की जाती थी बाय द लोकल पॉपुलेशन और बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कुशानास देमसेल्फ। एंड देयर आफ्टर हम लोगों के पास यहाँ पे हेरेडिटरी डुअल किंगशिप के भी एविडेंसेस मिले हैं। हेरेडिटरी ड्यूअल किंगशिप मतलब सन एंड फादर रूलिंग टुगेदर। तो मतलब जब सन फादर रूल कर रहा है तो फादर के साथ साथ बेटा भी रूल कर रहा है। तो एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो मेंशनिंग दिस वर्ड दैट इज शहनुशाही। शहनुशाही का मतलब ही वही होता है कि बाप एंड बेटा दोनों मिलके रूल कर रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू इन इंडिया, बिकॉज जब तक बाप नहीं मरता तब तक बेटा जो है वो किंग नहीं बन पाता। ये हमने देखा भी था अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु हैड टू किल द फादर। सिमिलरली हमने अशोका के टाइम पे भी देखा था कि अशोका हैड टू किल हिज ब्रदर्स इन ऑर्डर टू एज्यूम द थ्रोन। तो ये जो शहनुशाही दैट इज हेरेडिटरी ड्यूअल किंगशिप के जो एविडेंसेस है वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटी ऑफ द यू कैन से दैट कुशानास। ओके, तो कुशानास की पॉलिटी के बाद नाउ विल मूव ऑन टू द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। तो इम्पैक्ट में जाने से पहले ना आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा टिल नाउ सो फार देन लेट मी नो गाइज। ओके, यस, सो एनी डाउट? हाँ, सेंट्रल एशियन ट्राइब। ओके, अभी तो मंगोलिया एक सेपरेट कंट्री है, बट एट दैट टाइम ओके सेंट्रल एशिया का एरिया जो है वो सिर्फ 5 कंट्री तक सीमित नहीं था। मंगोलिया से लेके रफली टर्कमेनिस्तान, ओके, ये वाला जो सारा का सारा एरिया है इसको आप सेंट्रल एशिया कंसिडर करोगे। तो तब मंगोलिया नाम की कोई सेपरेट कंट्री भी नहीं हुआ करती थी, चाइना नाम की भी कोई सेपरेट कंट्री नहीं हुआ करती थी, जैसे इंडिया भी नहीं था, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट्स ऑलवेज अबाउट द ट्राइब, गॉट इट? या I hope it is clear. So, okay, so thereafter everything is clear.
PDF अपलोड नहीं हुई है अभी तक, क्या बात कर रहे हो? ग्रुप पे PDF तो अपलोड हो जानी चाहिए। रुको, लेट मी चेक, PDF क्यों नहीं अपलोड हुई है? ओके, सो देखो एक बार चेक करके, मेरे में तो दिख रही है अपलोड हुई है कि नहीं, ठीक है। यस, एक बार चेक कर लेना ग्रुप पे PDF अपलोड हुई है कि नहीं। थोड़ा सा नेट का इशू है तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट आई गेस अब तक तो अपलोड हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई है क्या? इज इट अपलोडेड और नॉट? जस्ट लेट मी नो गाइज। मेरे पास तो नेट ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा नेट का इशू है, तो एक बार जस्ट कंफर्म कर लेना अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आई विल गेट इट अपलोडेड, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ इशू हुआ रहेगा। ओके, यस, सो एनीथिंग एल्स गाइज, और कोई अगर डाउट रहेगा आपका देन लेट मी नो जल्दी जल्दी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यस, इट इज़ नॉट अपलोडेड, ठीक है, चलो ओके। हाँ यार, मैं लिंक टेलीग्राम चैनल का तो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, बट आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग नाउ अगेन एंड अगेन, ठीक है, कि यू हैव टू सर्च फॉर द चैनल नाउ, ठीक है। आसानी से मिल जाएगा, यू विल गेट इट ओवर हियर, CSC विद साइनिल नागरे, दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप का नाम। इसको सर्च कर लेना आप टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा, मेरा फोटो भी दिख जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। या सो विल गेट द PDF, दो टाइप के PDF आई एम प्रोवाइडिंग, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग इट टू यू, ठीक है। तो दोनों टाइप के मिलेंगे, पहले तो आपको ये PPT भी मिल जाएगा एंड आफ्टर क्रक्स मटेरियल जो वो दोनों मिलेगा, ठीक है। यस, चलो ओके, ठीक है। वो एक ही जगह है, राइट। मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बताया था कि इंडिया में अगर आपको इंडिया कैप्चर करना है फॉरेन से आके, तो इंडिया में आने के लिए आपके पास दो ही जगह है, एक तो आप बोलन पास, क्वेटा, गुजरात, एंड देयर आफ्टर सेंट्रल इंडिया, ये वाले एरिया से आओगे, या फिर खैबर पास, पेशावर, तक्षशिला, दिल्ली, उनके बीच में ही पानीपत आता है, दिल्ली, ये वाले एरिया से आओगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेजन हमारे पास खैबर पास से ही हुआ है, हार्डली एक हाथ दूसरा इन्वेजन जो वो बोलन पास से हुआ है। जैसे शकास का इन्वेजन जो है वो बोलन पास से ट्रेस किया गया है, बाकी के टाइम पे तो मेजॉरिटी इन्वेजन खैबर पास से इंडिया में हुआ है, बिकॉज ये सारा का सारा एरिया हिंदू कुश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हिंदू कुश, यहाँ पे हिमालय, तो अगर इंडिया में आना है तो हिमालय से तो आओगे नहीं आप, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बचता है आपके पास हिंदू कुश, तो हिंदू कुश में दो इंपॉर्टेंट पासेस है, बोलन एंड देयर आफ्टर खैबर। अब जब ये पासेस इंडिया के अंडर थे, इंडिया पे इन्वेजन नहीं हुआ। तो यू कैन क्लियरली सी हड़प्पा के टाइम पे आर्यंस इसी रास्ते से इंडिया में आए थे, देयर आफ्टर वैदिक एज में भी ओके ब्रांचेस ऑफ आर्यंस का इंडिया में इसी रास्ते से आना चालू हुआ था। अल्टीमेटली यू कैन सी दैट कि यही से पर्शियंस, दैट इज डैरियस द ग्रेट का इन्वेजन हुआ, यही से अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी खैबर पास से इंडिया में आया था। देन चंद्रगुप्त मौर्य रियलाइज कि भाई ये वाला जो एरिया है इसको ही पैक कर देते हैं, इसको आप सिल पैक करोगे तो इन्वेजन होगा ही नहीं। देन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे गांधार अफगानिस्तान वाला एरिया मौर्यंस के पास आ गया, तो इन्वेजन नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली बेटे वो निकम में निकल गए, उनके पास ये एरिया नहीं रहा, तो जैसे ही आपने खैबर पास खो दिया तो इंडो ग्रीक का इन्वेजन वापस से चालू हो गया। और ये इन्वेजन चलता रहा, कब तक चला? जब तक गुप्ता डायनेस्टी नहीं आई। गुप्ताज ने वापस से अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया, उन्होंने बामियान केव्स बनाए थे, राइट। तो जैसे ही उन्होंने सिल पैक कर लिया अगेन इन्वेजन रुक गए। अनफॉर्चुनेटली गुप्ताज चले गए। अब गुप्ताज चले जाने के बाद वापस से ये एरिया ओपन हो गया, और फिर ये वाले एरिया में से कौन आया? तो हुनास का इन्वेजन हुआ। हुनास लेटर ऑन कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू हिंदू रिलीजन, दे सेटल डाउन इनटू अभी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड देयर आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विद द नेम ऑफ राजपूत। बट इन लोगों को भी ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टेरिटरी का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, इन्होंने ये ओपन रख दिया। अगेन यू कैन सी इन्वेजन जो इंडिया पे चालू हुआ है। तो सबसे पहला वाला जो इन्वेजन है 712 का मोहम्मद बिन कासिम का, देर आफ्टर 1000 AD के अराउंड मोहम्मद ऑफ गजनी का, देर आफ्टर मोहम्मद ऑफ घुरीद का। तो ये वाले जो इन्वेजन है वो चलते रहे। फिर सल्तनत आई, सल्तनत को भी इसका इंपॉर्टेंस समझाने कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस आपके अंडर ही होना चाहिए, तो अगेन इन्वेजन चालू हो गए, उन्होंने वो एरिया ओपन छोड़ दिया। एंड फिर मंगोल इन्वेजन जो इंडिया पे चालू हुआ। फॉर रफली 300 ईयर्स मंगोल्स वेर इन्वेडिंग इंडिया, बट सुल्तानत ने उनको रोक के रखा था ऑन द सतलज बियास बाउंड्री के ऊपर। एंड देयर आफ्टर फिर जब अकबर आया, मुगल सैन अकबर आया, देन अकबर रियलाइज द इंपॉर्टेंस कि भाई ये वाला एरिया इसको बंद रखना है। सिंपल है,
फिर अकबर फॉर 50 ईयर्स जो है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 ईयर ही वॉज सिटिंग ऑन दैट वेस्टर्न फ्रंटियर, गॉट इट। तो वहाँ पे वो बैठा है, पूरा का पूरा एरिया मुगल्स के अंडर लाया एंड मुगल्स को एक प्रोटेक्टिव वॉल दी जो चलती रही। कब तक चलती रही? औरंगजेब तक चलती रही। अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब के सक्सेसर है, उनको ये एरिया कंट्रोल करने नहीं हुआ। तो जैसे ये एरिया हाथ से चला गया, अगेन खैबर पास से फिर किसका इन्वेजन हुआ? नादिर शाह एंड देयर आफ्टर फिर अपना अहमद शाह अब्दाली। तो एक ही पास है इंडिया में आपको अटैक करने के लिए, बाकी तो पूरा नेचुरल प्रोटेक्शन है, गॉट इट। तो यहाँ से हिंदू कुश है, वहीं से खैबर पास निकलेगा, यहाँ पे हिमालयाज है, वहाँ से तो आप आ नहीं पाओगे, और नीचे से समुंदर है। तो दैट्स वाई खैबर पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। खैबर पास, नीचे पेशावर, नीचे तक्षशिला, फिर पानीपत एंड देयर आफ्टर फिर आपकी दिल्ली। दिस इज द इन्वेजन का नॉर्मल रूट। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में किसी भी राजा को एक्सेप्ट अकबर ये चीज़ कभी समझी ही नहीं, एंड दैट्स वाई दे ऑलवेज निग्लेक्टेड दिस फार फ्लंग एरिया, गॉट इट। तो ये इन्वेजन का दिस इज द रफ दैट वी कैन क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। ओके चलो, ओके सो आई विल मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। इम्पैक्ट के ऊपर जाएंगे अभी, ठीक है। सो एज फार एज इम्पैक्ट इज कंसर्न, देन सेंट्रल एशियंस का इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो पॉटरी में हम लोगों को कुछ एविडेंस मिले, तो वापस से हम लोगों को रेड पॉटरी दैट इज रेड वेयर हम लोगों को मिली है। अभी तक तो आपको ये क्लियर आउट हो जाना चाहिए कि जो पॉटरी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले के लेक्चर में इसके ऊपर मैंने इलेबोरेटली बताया है। बट कॉड इम्प्रेस पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, देयर आफ्टर पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी, एंड नाउ अगेन वी आर सीइंग रेड वेयर पॉटरी, राइट। तो पॉटरी में रेड वेयर पॉटरी हम लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मिली है। एंड कैवलरी में हम लोगों को बहुत सारे जो है नए नए एविडेंसेस मिले हैं। तो ये जो इन्वेडिंग आर्मी थी वो पहले घोड़ों पे बैठ के आती थी, एंड घोड़ों को अगर आपको यूज़ करना है देन आपको घोड़ों से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो भी लगेंगे। सो दिस वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने इंडिया में घोड़ों को यूज़ करने के लिए रेन्स एंड सैडल जो है वो दिया। अब सिर्फ आप घोड़ों पे बैठ के तो घोड़ा चलेगा नहीं, आपको लगेंगे घोड़ों का रेन। तो अब ये रेन क्या होता है? तो ये जो बेसिकली घोड़ा जो है इसके सर पे लगी हुई चीज़ें, इसको आप बोलोगे रेन। तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम इन लोगों ने किया। देयर आफ्टर सैडल जो है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैडल? तो ये जिसके ऊपर बैठा है ये सैडल है। तो दिस इज बेसिकली सीट जो है उसको आप सैडल बोलोगे, तो लेदर सैडल। एंड देयर आफ्टर इसके अलावा स्टीरअप, स्टीरअप मतलब ये जो पाँव रखने वाली जो जगह है ये अगर आपने कभी घोड़बाजी की होगी तो आपको पता रहेगा कि स्टीरअप से जिस टाइम पे आप घोड़ों को मारोगे पाँव से, उस टाइप पे ही या फिर उसी डायरेक्शन में आपका घोड़ा चलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है दैट इज रेन, सैडल एंड देयर आफ्टर स्टीरअप, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसने इंट्रोड्यूस की इंडिया में? तो ये इन्वेडर्स ने इंट्रोड्यूस की। एंड देयर आफ्टर फिर आपका जो ऑर्डिनरी कॉमन जो क्लोथिंग पैटर्न है इंडिया में वो भी किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बेसिकली ये भी इन्वेडर्स ने इंट्रोड्यूस किया। तो टर्बन होगा मतलब पगड़ी, देयर आफ्टर ट्यूनिक, ट्यूनिक जो लड़कियों का बेसिकली कुर्ता होता है वो, देयर आफ्टर ट्राउज़र, हैवी लॉन्ग कोट, कैप, हेलमेट एंड बूट, ये भी सारी की सारी जो चीज़ें हैं इंडिया में इन्वेडर्स ने ही बेसिकली इंट्रोड्यूस की है। देयर आफ्टर फिर पॉलिटी, पॉलिटी में हम लोगों ने देख लिया था कि सबसे पहले मिलिट्री गवर्नशिप दैट इज स्ट्रेटेगोस जो है वो चालू हुआ। ये स्ट्रेटेगोस का ही अल्टीमेटली बन गया सत्रापी। ओके, सो सत्रापी एंड स्ट्रेटेगोस के वजह से फ्यूडेटरी रूल जो है वो इंडिया में चालू हो गया। फ्यूडेटरी मतलब एक बड़ा राजा है उसके अंडर अब छोटे छोटे राजाज आने लग गए, जैसे सत्राप, सत्राप के ऊपर महाक्षत्राप, महाक्षत्राप के ऊपर किंग, राइट। फिर डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप ये भी हमने देखा था, दैट इज देवपुत्र। एंड देयर आफ्टर फिर सत्राप सिस्टम, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। देयर आफ्टर सर्टन न्यू एलिमेंट जो वो सोसाइटी में आ गए, जो फॉरेनर्स थे। ओके, यहाँ पे हम लोग इनको यूजुअली इन्वेडर्स कंसिडर नहीं करते, वो इसके लिए नहीं करते बिकॉज ये इन्वेजन नहीं था, ये इंडिया में आए, इंडिया में लोकल पॉपुलेशन से घुल मिल गए एंड देयर आफ्टर ये इंडिया में रहने लग गए। एंड इन दैट कैपेसिटी इन्होंने इंडिया की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर ली। एंड हियर वी कैन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियरली सी जो जाति सिस्टम है दैट इज कास्ट सिस्टम, जिसके ऊपर अब हम इलेबोरेट बात कर चुके हैं, वो प्रोलिफरेट होना चालू हो गई। तो जैसे ही इन्वेडर आते थे उनका भी एक प्रीस्ट होता था जिसको ब्राह्मण वर्ण हम लोगों ने दे दिया। उनका एक बेसिकली इन्वेडर है तो ऑब्वियसली राजा एडमिनिस्ट्रेटर रहते होंगे, उनको हम लोगों ने क्षत्रियाज में एब्जॉर्व कर लिया। उनमें भी ट्रेडर एंड फार्मर्स थे तो उनको हम लोगों ने वैश्याज में एब्जॉर्ब कर दिया।
उनमें भी मैनुअल लेबरर्स थे जिनको हम लोगों ने शूद्राज में एब्जॉर्ब कर लिया। बट एब्जॉर्ब करने के बाद ये तो नॉन आर्यन पॉपुलेशन है, तो अगर वो आर्यन या फिर सिविल सोसाइटी में आ रही है तो उनको आप नीचा कैसे दिखाओगे या फिर उनको अपने से डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? बाय गिविंग देम द लोअर जाति। तो दैट इज हाउ कास्ट सिस्टम, दैट इज जाति सिस्टम जो है वो इंडिया में कैसे प्रोलिफरेट हुई हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा था। बट राइट नाउ वी कैन सी दैट ये प्रोलिफरेशन जो है इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंटिन्यू रहा। Thereafter, as far as religious development are concerned, then यहाँ पे अभी हम लोगों को जो वैदिक रिलीजन है उसके दो बड़े सेक्ट का मतलब आप सांप्रदाय या फिर पंथ भी बोल सकते हैं, वो दिखाई दिया। एक तरफ था विष्णु की पूजा और उसके जो फॉलोवर थे वो वैष्णविज्म थे, एंड दूसरी तरफ थी शिव भगवान की पूजा और उनके जो फॉलोवर है उसको आप बोलोगे शैविज्म। तो वैष्णविज्म एंड शैविज्म को बिकेम क्वाइट इंपॉर्टेंट सेक्ट, एंड वैष्णविज्म एज वेल एज शैविज्म इसके बहुत सारे जो एविडेंसेस है वो हम लोगों को मिलने लग गए। जो इन्वेडिंग आर्मी थी उनमें भी कुछ जो इन्वेडर थे उन्होंने जो है ये हिंदू रिलीजन और वैदिक रिलीजन में इधर वैष्णविज्म और शैविज्म अडॉप्ट करना चालू कर दिया था। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो हेलियोडोरस है, ही वॉज द ग्रीक किंग इन द कोर्ट ऑफ द शुंगा किंग। तो शुंगा किंग था एक भागभद्रा नाम का, उसके कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर था हेलियोडोरस। उसने विदिशा का बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन बना के रखा है जिसमें उसने खुद ही बोला है कि भाई ये हिंदू रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन, नॉट हिंदू, वैदिक रिलीजन मैंने अडॉप्ट किया है, एंड ये वाला जो पिलर है मैंने किसी के शान में बनाया है। तो किसके शान में बनाया है? भागवत वासुदेव के शान में बनाया है, एंड वासुदेव भागवतिज्म इज अ सबसेक्ट विद इन वैष्णविज्म। देयर आफ्टर फिर शिवा वर्शिप के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो शिवा में कुशाना रूलर थे, दे वर पैट्रोनाइजर ऑफ द शिवा, बुद्धिज्म एज वेल एज वैष्णविज्म। एंड देयर आफ्टर बुद्धिज्म के बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ द महायाना एंड हीनयाना बुद्धिज्म। जिन्होंने नहीं देखा वो चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे, उसमें ये वाली चीज़ है जो इलेबोरेटली मैंने डिस्कस करके रखी है। देर आफ्टर फिर गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो देयर। तो गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का भी एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मथुरा तो इंडिजीनियस स्कूल ऑफ आर्ट था, गांधारा जो है वो हेलेनिस्टिक आर्ट था ना। ये जो हेलेनिस्टिक आप बोलोगे उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है ग्राइको रोमन स्टाइल ना। ये रोमन या फिर ग्राइको इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है। बाय द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो जो फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड रोमन में एक बड़ा एम्पेरर था जिसका नाम था ऑगस्टस द ग्रेट। तो ये जो रोमन एम्पेरर है ऑगस्टस द ग्रेट, तो ऑगस्टस द ग्रेट ने सबसे पहले ग्रीक को हराया। तो एंशियंट टाइम में ग्रीक एंड पर्शिया वाला जो पंगा चल रहा था जिसमें पर्शिया हार के ग्रीक सुप्रीम बन गए थे, जब उसका कॉन्फ्लुएंस हुआ तो ये बन गया आपका ग्राइको रोमन स्टाइल। एंड ये जब कॉन्फ्लुएंस हुआ तो ऑगस्टस सिर्फ ग्रीक तक नहीं रुका, तो ऑगस्टस ने एक और सिविलाइजेशन एंशियंट टाइम में खत्म कर दी थी, वो थी इजिप्शियन सिविल। फैरो सुने होंगे, तो लास्ट ग्रेट फैरो इज बेसिकली क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा को हराने का काम किया था ऑगस्टस द ग्रेट ने। तो ऑगस्टस हु वाज द रोमन एम्पेरर, तो उसने सबसे पहले ये ग्रीक वाला एरिया अपने अंडर लाया, एंड देयर आफ्टर इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी रोमन के अंडर ला दी। एंड फिर ये जो तीनों कल्चर का जो कॉन्फ्लुएंस हुआ, जिसको आप ग्राइको रोमन भी बोलते हो बट एक्चुअल में इट इज ग्राइको रोमन एंड इजिप्शियन, ये तीनों का कॉन्फ्लुएंस होगा, उसको आप बोलोगे हेलेनिस्टिक आर्ट। तो जो हेलेनिस्टिक आर्ट है उसका इन्फ्लुएंस हम लोगों को गांधारा स्कूल में मिलता है। तो जो गांधारा के अराउंड जो कल्चरल स्टाइल जो डेवलप हुई उसको आप बोलोगे हेलेनिस्टिक आर्ट और ग्राइको रोमन स्टाइल। एंड जो इंडिजीनियस स्टाइल थी वो थी उसको आप बोलोगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो थोड़ा सा इमेजेस से थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा ये दो हम स्कूल की बात करते हैं उसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो ये हेलेनिस्टिक या फिर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, एंड देयर आफ्टर ये वाला जो है दैट इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इनका बस डिफरेंस आपको समझना है फॉर द पर्पस ऑफ द यूपीएससी, ऑप्शनल एज वेल एज जीएस के लिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है इसमें से और कुछ ये लोग पूछेंगे। तो सबसे पहले तो जो बेसिक है मैंने समझा दिया था कि गांधारा को फॉरेनर क्यों मानते हैं, बिकॉज हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट से इन्फ्लुएंस है। मथुरा को इंडिजीनियस क्यों मानते हैं, बिकॉज मथुरा जो है वो ऑब्वियसली इंडिजीनियस मतलब देसी स्कूल है या फिर इंडिया में ही डेवलप्ड हुआ है। नाउ वन बाय वन, सबसे पहले इफ़ यू लुक एट द मटेरियल, देन मटेरियल का सबसे पहला डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली मटेरियल के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि मटेरियल लोकली अवेलेबल ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो आपको दिखेगा, ओके
ये है ग्रे चिस स्टोन। तो चिस स्टोन जो है वो पाकिस्तान के अराउंड सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ब्लू या फिर ग्रे या फिर ग्रीनिश लेवल का एक चिस स्टोन होता था, उससे ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बनता था। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे मथुरा के अराउंड है, तो यहाँ पे सैंडस्टोन के इमेजेस हम लोगों को ज़्यादा मिले हैं। तो गांधारा में ब्लू ग्रे या फिर ये जो है दैट इज़ ब्लू ग्रे एंड ग्रीनिश कलर का चिस स्टोन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो मथुरा में आपको मिलेगा बेसिकली यू कैन कंसिडर रेड सैंडस्टोन। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हेड गियर। हेड गियर मतलब इनके हेड में जो इनके बाल है उसका पैटर्न ना, यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कर्ली पैटर्न है। अब आपके बाल कर्ली नहीं है, मेरे भी बाल कर्ली नहीं है, तो हमारे जो बाल है वहाँ पे यू कैन क्लियरली सी उसका जो पैटर्न है वो आपको मिलेगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बाल है वो बेसिकली इंडिजीनियस स्टाइल में, मतलब आपका और मेरा जो बेसिक हेड पैटर्न है उसमें जो सेपरेशन है इनमें ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसके फेस पे आपको कभी भी कोई भी जो भाव है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मास्क लाइक कोल्डनेस मिलेगा। तो बुद्धा के फेस में कैन क्लियरली सी एकदम शांत है, कोई भी ना हंस रहा है ना क्रोध है। बट ऑन दी अदर एंड अगर आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई तो व्हाट यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर एक फेशियल एक्सप्रेशन दिखेगा। तो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन में यू कैन क्लियरली सी द मूर्ति जो है वो स्माइल कर रही है, राइट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ड्रेपरी। ड्रेपरी मतलब अंगवस्त्र, राइट। तो इनका अंगवस्त्र अगर आप देखोगे तो ये वाली जो ड्रेपरी है ये पूरी की पूरी सॉलिड ड्रेपरी है, इसकी वजह से आपको बॉडी का इनर पार्ट जो वो नहीं दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी ये पूरी की पूरी जो ड्रेपरी इन्होंने ऐसे बना के रखी है, बट इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी। ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपको इनके बॉडी के जो पार्ट्स है वो दिखाई देते हैं। इवन इफ यू लुक एट द सराउंडिंग पर्सन देन लोअर में आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने पहन के रखा है, बट बॉडी के अंदर के पार्ट जो वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। तो ड्रेपरी जो है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ट्रांसपेरेंट है, जबकि यहाँ पे सॉलिड है जहाँ पे आपको बॉडी के अंदर के पार्ट जो है वो नहीं दिखाई देते। एंड दिस आर बेसिकली द 4 dissimilarities you can clearly consider in between Mathura school of art and Gandhara school of art. तो I hope it is quite clear Gandhara and Mathura school of art. प्री या फिर मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, इतना ही याद रख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड देयर आफ्टर फिर बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर भी हम लोगों ने देखा था। तो हमने देखा था कि 12 हिल केव जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चरल केव इन इंडिया। तो पहला रॉक कट आर्किटेक्चरल केव जो है दैट इज रॉक कट केव, ये है बेसिकली 12 हिल केव। ये दूसरा वाला, इसमें भी आपको क्लियरली दिखेगा कि पहाड़ के अंदर इन्होंने खोद खोद के यू कैन क्लियरली सी ये सारे के सारे जो केव्स है ये बना के रखे हैं। दिस इज बेसिकली अजंता केव्स, ओके। जो अजंता केव्स है इसका अर्लीस्ट वर्जन भी हम लोगों को इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मिला है। तो अजंता ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया, तो वी कंसिडर कि शका डायनेस्टी एंड आफ्टर सातवाहना डायनेस्टी ने जो डेक्कन के अराउंड जो रूल कर रहे थे उन लोगों ने दिया था। तो रॉक कट केव आर्किटेक्चर जो है दैट इज बुद्धिस्ट केव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और ऐसी बुद्धिस्ट केव के एविडेंस जो है हम लोगों को अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में ज़्यादा मिले हैं। बट अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा जो है दे आर ऑलवेज रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड विद द सातवाहना। इनका और फिर इन्वेजन का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी इन्वेडर जो थे वो एट द मोस्ट डेक्कन तक आए थे। डेक्कन के नीचे दैट इज ये क्या आंध्र प्रदेश, और वो भी आंध्र प्रदेश के कोस्टल वाले एरिया में तो डेफिनेटली इन्वेडर्स गए ही नहीं थे। तो दैट्स वाई फिर ये वाले दो जो है भले ही इसी पीरियड में डेवलप हुए बट वो सातवाहनाज ने डेवलप किए हैं और ना कि इन लोगों ने, ओके। एंड देयर आफ्टर फिर अर्लीस्ट पैनल ये जो है पैनल्स डीलिंग विद बुद्धिज्म दैट इज बोधिया सांची एंड भरूच। तो ये जो पैनल्स बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था, जो आउटर वॉल है जैसे तोरना है, तोरना के ऊपर जो जताका स्टोरीज लगाई गई है वो शुंगाज ने लगाई है, दैट इज पोस्ट मौर्यन पीरियड में लगाई गई है। तो ये जो आउटर पैनल वॉल जो है या फिर आउटर वॉल के ऊपर जो रिलीफ आर्ट जो है वो भी हम लोगों को इन्हीं के पर्टिकुलर पीरियड का मिला है। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन कंसिडर अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। देयर आफ्टर फिर लैंग्वेज लिटरेचर एंड लर्निंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली संस्कृत जो है उसका इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर
बढ़ता जा रहा था। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी हम लोगों को प्रूव हो जाता है। तो अब तक जो प्रकृत जो लैंग्वेज चल रही थी इंडिया में, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, अब ये रिप्लेस हो रही थी इंग्लिश से, राइट। ऐसा ही कुछ कुछ 1920 एंड इवन अभी 21st सेंचुरी इंडिया में भी हो रहा है। जो ऑर्डिनरी कॉमन लैंग्वेज है लोगों की, उसको रिप्लेस करके इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में बड़ा है। तो जब जब एलाइट सेक्शन मिलेगा या फिर बड़े लोग बात करेंगे, दे प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश। तो ये जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, अभी के इंडिया में भी जो फॉरेन लैंग्वेज है दैट इज बेसिकली द लैंग्वेज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, उसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ा है। वैसे ही जो आर्यन की लैंग्वेज है दैट इज संस्कृत, उसका इन्फ्लुएंस भी अब सोसाइटी पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि टोटल 4 लाइन है, चारों की चारों लाइन संस्कृत में है। पहली 3 लाइन जो वो रुद्रदमन की है, चौथी वाली जो लाइन है वो किसकी है, तो बेसिकली स्कंदगुप्ता की है। देयर आफ्टर हम लोगों को इस पीरियड में कुछ स्कॉलर्स भी मिले हैं, जैसे अश्वघोषा। अश्वघोषा जो है ही वॉज पैट्रोनाइज बाय दी कनिष्क, तो कनिष्क के कोर्ट में ही था ये अश्वघोषा। इसका नाम अगर आपको याद भी रहेगा तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका जो चेयरमैन था वासुमित्र, एंड देयर आफ्टर जो डेप्यूटी चेयरपर्सन था वो अश्वघोषा था, राइट। तो अश्वघोषा ने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स लिख के रखे हैं। सबसे पहले तो बुद्ध चरिता इज देयर, दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्धा। इट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्धा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सौंदर्य, बेसिकली कर्टन। अभी अब मुझे नहीं पता आपने ड्रामा वगैरह कभी देखा है कि नहीं, बट जब अगर आपने ड्रामास देखे होंगे तो ड्रामास में पता है आपको ड्रामास चालू होने के बाद एंड चालू होने के पहले एक कर्टन बंद या फिर खुलता है। तो जो कर्टन है ये इंडिया में लाने का काम किसने किया है, तो इंडो ग्रीक्स ने किया है। और इंडो ग्रीक इसको यवनिका भी बोला करते थे। यवनिका के अलावा एक और वर्ड है यूपीएससी के लिए, उसको थोड़ा सा याद रखोगे, यवन प्रिय। तो यवन प्रिय का मतलब होता था पेपर, ओके। पेपर इज अ टाइप ऑफ द मसाला, ओके। पिज्जा विज्जा खाते हो तो उसके ऊपर ब्लैक पेपर डालते हो, राइट। तो पेपर है बेसिकली। तो पेपर जो है उसको ये लोग यवन प्रिया बोला करते थे कंटेम्प्ररी इंडिया में। तो यवनिका एंड यवन प्रिया ये 2 वर्ड है, अलग अलग है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना। एंड देयर आफ्टर फिर सेक्युलर लिटरेचर, जो कामसूत्रा है which was written by Vatsayana, ये secular literature है। basically it is not about the religion, it is talking about the different position of the you can say that physical pleasure। तो ये जो वत्सायना का जो कामसूत्र है वो भी पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही कहीं ना कहीं तो लिखा गया है। तो देयर आफ्टर फिर लास्ट वन आई गेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो आप ज्योतिष शास्त्र की बात करते हो, तो ज्योतिष शास्त्र का जो इंडिया में अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस है वो कंसिडर किया जाता है होर शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र इंडियंस ने खुद नहीं बनाया है, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय दी रोमक सिद्धांत और होर शास्त्र। होर शास्त्र मतलब साइंस ऑफ होर, होर का मतलब होता है ग्रीक। तो ये जो ग्रीक का जो साइंस है उसको उठा के अल्टीमेटली इंडिया में ज्योतिष शास्त्र जो है वो डेवलप्ड होना चालू हो गया। एंड ऑब्वियसली अब इसका इन्फ्लुएंस जो इंडियन सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा है, बट अर्लीस्ट वर्जन हम लोगों को इसी पीरियड में मिला है, ओके। एंड अल्टीमेटली होर शास्त्र का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा एंड फिर हम लोगों ने हमारा खुद का ज्योतिष शास्त्र जो है वो चालू कर लिया। देयर आफ्टर फिर ग्रीक कॉइन्स की बात हम लोगों ने की है कि प्रॉपर शेप, देयर आफ्टर मिंटिंग मतलब राजा का इमेज छापना, एंड देयर आफ्टर उसके ऊपर स्क्रिप्ट छापना, ये वाला भी साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट इंडो ग्रीक के वजह से हुआ है। देयर आफ्टर चरक संहिता हम लोगों को मिली है, दिस इज समथिंग इंडिजीनियस। तो चरक संहिता जो है वो भी इसी टाइम पे लिखा हुआ बुक है। तो चरक संहिता ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एंड देयर आफ्टर हर्ब्स वो कौन से बेसिकली डिसीज को ट्रीट करेंगे वो हम लोगों को बता के रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टिरप, स्टिरप का मतलब मैंने आपको बताया था घोड़े के लिए, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो पहले वाला जो स्टिरप है वो रोप का बनता था, बट सून हम लोगों को आयरन स्टिरप के भी एविडेंसेस, तो उसका भी क्रेडिट जो बेसिकली हम लोग फॉरेनर्स को ही देते हैं। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ द impact of the all foreigners cumulatively. So you can see that certain societal impact, certain cultural impact, certain religious impact, and thereafter certain sort of the science and technology वाला जो impact है वो हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों को मिला है। So I hope everything is clear guys, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस, सो बफरिंग, आई गेस बफरिंग वाला जो इश्यू वो गया है। यहाँ पे कुछ नेट का इशू हो सकता है, अभी भी बफर हो रहा है। एक बार देख लेना वापस से, अभी भी बफर हो रहा है क्या, ठीक है।
आई डोंट थिंक सो बफर होना चाहिए, बट बफर हो रहा है तो बेसिकली वो उसके वजह से हो रहा होगा, थोड़ा सा नेट का कुछ इश्यू रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यस यार देखो, बुद्ध चरिता जो है उसको आप ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी दोनों भी कंसिडर कर सकते हो, इसको इंग्लिश में मत खेलना, ठीक है। ये इंग्लिश में ना ही यूपीएससी भी आपको कभी फंसाएगी नहीं। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्यों कंसिडर किया जाता है, भले वो गौतम बुद्धा ने खुद नहीं लिखी तो भी ये जो अश्वघोषा है उसने ये बुक इस तरीके से लिखा है कि गौतम बुद्धा खुद की कथा है वो बता रहा है, गॉट इट। तो इट इज़ बेसिकली ऑटोबायोग्राफी ओनली, बट बहुत जगह पे आपको बायोग्राफी दिखेगा, बिकॉज ये इंग्लिश लैंग्वेज का खेल है, उसमें मत पढ़ना। जस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो कि इट इज़ ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी। यूपीएससी ने वहाँ पे बायोग्राफी लिखा तो भी आपको उसको राइट मारना है, ऑटोबायोग्राफी लिखा तो भी आपको उसको राइट ही मारना है। आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं दे रहे हो यहाँ पे, ओके। या आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन, ओके। अगर और कोई डाउट रहेगा गाइज देन लेट मी नो, ओके। और कुछ गाइज यहाँ पे एनीथिंग टिल हियर सोफा, ओके। एनीथिंग टिल हियर सोफा गाइज, और कुछ अगर रहेगा तो फिर बताओगे, ओके। एनीथिंग, आई विल गिव यू अ मिनट अगर कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है। सो देयर आफ्टर यू कैन आस्क मी गाइज, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। यस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ ट्रुथ इन एंशिएंट टाइम, बुद्धा की फ्यूचर के बारे में। अरे भाई वो बुद्धा के फ्यूचर के बारे में जो लिख के रखा था वो 1000 साल बाद लिख के रखा है, राइट। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो कि गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कहीं तो लिख के रखा है कि बुद्धा के टाइम पे नक्षत्र देखे एंड एवरीथिंग वाज देयर। एक्चुअली बुद्धा के टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। यस, इज इट क्लियर। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, तो इम्पैक्ट एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर 3 लाइन एनसीईआरटी में दी है, मैंने आपको क्रक्स मटेरियल में भी डाल के दिया, उतना ही पढ़ लेना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट एज फार एज इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इज कंसर्न, इसके बारे में जो मैंने पॉइंट आपको बताया वही है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन ट्रेड क्या हुआ, तो इंडिया कनेक्ट हुआ सेंट्रल एशिया से, मतलब एंशियंट सिल्क रूट से इंडिया कनेक्ट हुआ, राइट। इसके वजह से फिर इंडिया में क्या आ गया, प्रॉस्पेरिटी आई। क्यों, बिकॉज जब आप सिल्क रूट से कनेक्ट रहोगे तो सिल्क रूट से कनेक्ट होने के बाद आपका माल वहाँ पे बेचा जाएगा, एंड फिर बेचने के बाद आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। दैट्स वाई इन दिस पीरियड नाउ यू कैन क्लियरली सी जो इंडिया का कॉइनेज है वो अच्छे से बढ़ता जा रहा था, प्रॉपर इमेजेस देयर आफ्टर स्क्रिप्ट वो भी बढ़ते जा रहे थे। एंड एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, देन एग्रीकल्चर में सुदर्शन लेक का इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताया ही था, राइट। तो सुदर्शन लेक है मतलब लोकल राजास इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। एंड फिर मौर्यंस के टाइम पे जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर की बात की थी, दैट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर, वो भी इस पीरियड में कंटिन्यू रहा। तो दैट्स वाई ये सुदर्शन लेक आपको मिलेगी, राइट। तो एग्रीकल्चर वॉज प्रॉस्परस, सिविलाइजेशन वॉज प्रॉस्परस। सेंट्रल एशिया के इन्वेजन का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट या फिर आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो इंडिया को वही हुआ कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गया था, एंड आफ्टर इसके वजह से जो ट्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी है वो इंडिया में बढ़ रही थी, जिसका अल्टीमेट एविडेंस जो है वो था आपके कॉइनेज में आपको दिखेगा, ओके। यस, देखो वो आए भी रहेंगे तो भी उन्होंने उसके बारे में एज सच कोई लिखा नहीं है, राइट। एक ही एविडेंस जो हम लोगों को मिला है, गोंडोफेरेस के टाइम पे क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडिया में आ चुकी थी, या फिर क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस जो इंडिया में आना चालू हो गया था, बस उतना ही है। बट एज सच कोई बड़ा राजा उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट नहीं की थी। गोंडोफेरेस जो है उसने भी क्रिश्चियनिटी एज सच अडॉप्ट नहीं की थी, बट अब इसके ऊपर भी डिबेट है उसने एक्चुअल में अडॉप्ट किया था या नहीं किया था। बट वो ईरान के लोग पढ़ेंगे, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यस, हाँ देखो आप उसको कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते कि ये पहली मैन मेड लेक है कि नहीं। अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ डाउट। अगर आप हर मोहनजोदारो का ग्रेट बात कंसिडर करोगे तो आप मुझे बताइए, आप सुदर्शना लेक को पहली लेक कंसिडर करोगे या फिर ये ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदारो उसका पहला लेक, उसको आप पहली लेक कंसिडर करोगे, राइट। तो दैट इज़ होल टुगेदर फॉर द मतलब हिस्टोरियंस, उसके लिए छोड़ दो। बट ऐसे एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट आपको यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, और इसमें आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। सुदर्शन लेक जो है वो गुप्ता पीरियड सॉरी मौर्यंस के टाइम पे बंदी थी। तो अगर आप सोच रहे हो कि उसके पहले एक भी इंसानों ने लेक नहीं बनाई, देन दैट इज़ क्वाइट फुलिश, राइट। मतलब वैसा हो नहीं सकता। मोहनजोदारो ऑनवर्ड ही हम लोगों को ये लेक मेकिंग के या फिर जो टब मेकिंग के एविडेंसेस मिले हैं, तो बनाई भी होगी, अनफॉर्चुनेटली उसका कोई एविडेंस अभी सर्वाइव नहीं है, ओके। या ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। यस, हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट, लवकुल जल्दी पूछ लेना मुझे, व्हाट इज़ द डाउट हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, ठीक है। हाँ, यवना, यस, यवना वॉज अ टर्म यूज फॉर दी ऑल फॉरेनर्स, यस एब्सोल्युटली, ठीक है।
Yes, Nahida, it was used for all the foreigners. Okay, yeah. ओके सो दैट्स यवन प्रिय मतलब पेपर, यवन प्रिय मतलब जो फॉरेनर को पसंद है वो, ठीक है। यस, सो एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, अगेन जाते जाते यू विल गेट द एक्सेस ऑफ मटेरियल टू दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, एंड आई होप डाउट्स आर ओवर, और कोई डाउट नहीं है तो आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ गाइस। अगेन विल मीट डायरेक्टली ऑन मंडे। कल और परसों आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी लेक्चर। Saturday and Sunday will be off. Okay, I'll be taking lecture directly on Monday now. तो we'll now meet on Monday 7 o'clock. ठीक है, तो Monday 7 o'clock को मिलेंगे एंड thereafter we'll start the अगेन फिर इसके आगे वाले चैप्टर है, फिर वहाँ से चालू करेंगे। हार्डली अभी आज वाला जो है वो 16 चैप्टर था, टोटल 27 चैप्टर है। तो आई गेस आई विल बी टेकिंग 2 more वीक टू फिनिश इट अप। तो अगले हफ्ते में भी 5 लेक्चर आई विल बी फिनिशिंग एंड आफ्टर उसके अगले हफ्ते में भी 5 लेक्चर आई विल बी फिनिशिंग अप। ओके, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ वी कैन कंसिडर, या फिर हार्डली 2 से 3 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ विल मीट अगेन ऑन मंडे डायरेक्टली एट 7 o'clock. ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच। आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ। थैंक यू गाइज। ओके।